उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव प्रचार का शोर थम गया है और आज शाम राज्य के सभी 5 सीटों पर प्रचार थम गया है। साथ ही आपको बता दें कि अब जनसभा और रोड शो नहीं हो सकेंगे। इसी का मतलब होता है चुनाव प्रचार का शोर थम जाना। हालांकि प्रत्याशी घर घर जरूर जाएंगे, जिसे डोर टू डोर कैंपेन कहा जाता है, जहां पर वो प्रचार प्रसार कर सकेंगे। उत्तराखंड की 5 सीटों पर 56 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और 19 अप्रैल को वोट कास्ट किए जाएंगे। राज्य के 83,30,000 वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और राज्य में 8,732 पोलिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। 11,723 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। कैसी तैयारी है ये भी आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में वोट कास्ट करने को लेकर, मतदान को लेकर तैयारी प्रशासन के पूरी जो पोलिंग सेंटर्स हैं 8,732 हैं, पोलिंग बूथ हैं 11,723। 5 सीटों पर 56 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। पैरामिलिट्री फोर्स, पैसेट कंपनियां उसकी तैनात की गई हैं। सुरक्षा यानी कि चाक चौबंद कर ली गई है। अब मतदान को लेकर बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है। ऐसे में प्रचार प्रसार का शोर भी थम गया है और अब ये तमाम बड़े नेता आपके घर घर जाएंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, दावे वादे जो किए गए हैं उसका जिक्र करेंगे, कैसे जो योजनाएं चलाई गई उनका लाभ आप तक पहुंचा है इसके बारे में भी वो जानकारियां देंगे। तो अब डोर टू डोर कैंपेन की बारी है। तो उत्तराखंड में कितने पुरुष और कितनी महिला वोटर्स हैं वो भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। तो प्रदेश में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जिसके लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा मतदान के लिए 11,729 पार्टियां हैं जो कि पूरे प्रदेश में वोटिंग करवाएंगी। जहां मंगलवार को 12 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई तो बुधवार को पूरे प्रदेश में 705 पोलिंग पार्टियां रवाना की गई, जिससे देहरादून की चकराता इलाके में 122 पार्टियां रवाना की गई। वहीं न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान अपर निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी पोलिंग पार्टी को दिक्कत ना हो, इसके लिए हर प्रकार की व्यवस्था की गई है। साथ ही जानकारी देते हुए बताया कि आपातकाल के लिए 2 हेलीकॉप्टर, एक गढ़वाल मंडल में और एक कुमाऊं मंडल में रखा गया है। 3 दिन पहले रवाना होने वाली 12 पोलिंग पार्टी अपने अपने जनपदों से रवाना हो चुकी हैं। इसमें विशेषता से उत्तरकाशी जनपद की 11 पोलिंग पार्टियां और पिथौरागढ़ जनपद की 1 पोलिंग पार्टी शामिल है। मतदान से 2 दिन पहले 705 पोलिंग पार्टी रवाना होने वाली, उसका प्रस्थान आज सब जगह चल रहा है। यहाँ पर मैं देहरादून के सेंटर पे आ रखा हूँ। यहाँ पर 122 पोलिंग पार्टी आज रवाना होने वाली हैं। और चुनाव प्रचार के अंतिम दिन हल्द्वानी में जबरदस्त राजनीतिक गहमा गहमी देखने को मिली। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। बीजेपी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का रोड शो कराया और माहौल अपने पक्ष में कराने की कोशिश की। सीएम का रोड शो जेल रोड चौराहे से तिकोनिया तक निकला, जहां पर जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का स्वागत किया। खास बात यह है कि यूसीसी और 3 तलाक जैसे कानूनों को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी सीएम का शुक्रिया अदा किया। सीएम के रोड शो में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता उमड़े और इस दौरान सीएम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वोटिंग के दिन तक आराम न करने की अपील की, साथ ही जनता से अपने मत का इस्तेमाल करने का अनुरोध भी किया। मैं सभी से अपील करता हूं, विशेष करके उत्तराखंड के हमारे सभी मतदाताओं से, नव मतदाताओं से, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से कि ये लोकतंत्र का महापर्व है, महायज्ञ है। इस महायज्ञ में सभी को अपनी आहुति देनी है। सब लोग बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लें और आपका एक एक वोट इस देश की दिशा और दशा को बदलने वाला है, देश का इतिहास बनाने वाला है। चुनाव प्रचार के आज आखिरी दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल के कैंची धाम में पूजा अर्चना की और बाबा से 5 सीटें जीतने की कामना भी की। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आज सुबह सीएम धामी कैंची धाम पहुंचे थे और पूजा अर्चना की। आज रामनवमी पर सीएम धामी ने राम नाम का जाप भी किया और राज्यों के लोगों की खुशहाली की कामना भी की है। सीएम धामी ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जनता का खूब समर्थन मिला है। इस बार की रामनवमी में भगवान राम अपने घर में आ गए हैं, अपने महल में आ गए हैं। ये हम सब के लिए बहुत ही भावुक करने वाला क्षण है।
आज मैं भी प्रातःकाल कन्या पूजन कर रहा था और मन में विचार आ रहा था कि 500 सालों के बाद भगवान रामलला अपने महल में आए हैं, अपने घर में आए हैं। सौभाग्य हमको मिला है। मैं बहुत आज भावुक भी हूँ ये क्षण देखकर कि साक्षात हमें फिर से रामयुग में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूं। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी के कई स्टार प्रचारक आए, लेकिन प्रचार का मुख्य दारोमदार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कंधों पर ही रहा और उनके सारथी बने महेंद्र भट्ट। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में भले ही लोकसभा की 5 सीटें हों, लेकिन बीजेपी ने इस चुनाव को विधानसभा की तर्ज पर सभी 70 सीटों पर लड़ा। 16 मार्च को आचार संहिता लगने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली। मुख्यमंत्री ने प्रचार के फर्स्ट फेज में एक दिन में 2 विधानसभाओं के दौरे किए, तो बाद में इसे बढ़ाकर 3 विधानसभा कर दिया गया। इस एक महीने में मुख्यमंत्री ने ताबड़तोड़ 64 जनसभाएं और रोड शो किए, जिसने चुनावी माहौल को चरम पर पहुंचा दिया। हालांकि पीएम मोदी, अमित शाह और नड्डा भी यहां पहुंचे, लेकिन सीएम धामी ही यहां सबसे बड़े प्रचारक रहे। दूसरा प्रश्न आपने मुझे कहा कि कितनी जगह मैं जा चुका हूं। अब मेरे पास कोई जगह बची नहीं है जहां मैं गया नहीं हूं। प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के एक साथ दौरों की बजाय प्रदेश अध्यक्ष को उन 23 सीटों पर लगाया गया जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी का मानना है कि मुख्यमंत्री की जिस तरह से लोकप्रियता, स्वीकार्यता बढ़ी है, उनके दौरे से पार्टी के पक्ष में जबरदस्त माहौल बना। इसी एक महीने में सीएम धामी ने यूपी में जाकर भी चुनाव प्रचार किया। यूपी की पीलीभीत, पूरनपुर और गरबिया विधानसभा क्षेत्रों में सीएम धामी ने प्रचार किया। तो राज्य में 19 अप्रैल की वोटिंग के बाद हरियाणा, हिमाचल और अन्य राज्यों में भी मुख्यमंत्री धामी की जनसभाएं होंगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और अब खबर पौड़ी गढ़वाल से है। यहां के कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। पौड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को दोषी पाया गया है और पौड़ी से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी पर आरोप लगाने के बाद गोदियाल को नोटिस मिला था, लेकिन कांग्रेस नोटिस के जवाब में कोई प्रूफ नहीं दे सकी है। गणेश गोदियाल ने सोशल मीडिया पर बीजेपी और सरकारी तंत्र को लेकर अनर्गल आरोप लगाए थे, जिसके चलते गणेश गोदियाल को दोषी माना गया है। और श्रीनगर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पूनम तिवारी ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। पूनम तिवारी और उनके पति प्रदीप तिवारी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पौड़ी गढ़वाल सीट और बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने दोनों को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई है। और आज प्रचार का अंतिम दिन है। पौड़ी संसदीय सीट के प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में ऋषिकेश के चंद्रेश्वर नगर में बड़ी संख्या में रह रहे पूर्वांचल के वोटरों को साधने के लिए भोजपुरी गायक और बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने जनसभा को संबोधित करके अनिल बलूनी के पक्ष में वोट की अपील की और कहा कि इस बार 430 पार अनिल बलूनी के प्रति लोगों का प्यार है, जो इस भीषण गर्मी में यहां पहुंचे हैं। मुझे लगता है 430 पार हो जाएगा। मैं अभी महाराष्ट्र से आ रहा हूँ, असम से आ रहा हूँ। आज उत्तराखंड में इतनी देखिए गर्मी है, उसके बाद भी ऐसे लोग खड़े हैं। ये नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास है और हमारे अनिल बलूनी जी जो यहाँ से खड़े हैं उनके प्रति प्यार है और अब की 400 पार।
चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने हल्द्वानी में रैली की। पायलट ने नैनीताल उधम सिंह नगर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी के लिए वोट मांगे और जनता से उन्हें एक और मौका देने की अपील की। सचिन पायलट ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उम्र होने के बावजूद वो तीसरा टर्म मांग रहे हैं, लेकिन सेना में जाने वाले युवाओं को अग्निवीर योजना लेकर महज 4 साल की नौकरी दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि देश में कांग्रेस वाले इंडी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आप चाहते हैं यहाँ पर भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में भी। लोग उब चुके हैं, मतदाता, नौजवान, किसान, महिलाएं, बुजुर्ग सब चाहते हैं कि 10 साल की सरकार की रिपोर्ट कार्ड हमने देख रही है, जनता मूल्यांकन कर रही है और ये सिर्फ प्रचार या सिर्फ दावों से चुनाव नहीं जीते जाते हैं, जनता का वोट लेना पड़ता है। लोकसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और हरिद्वार लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने हर की पैड़ी पर गंगा में डुबकी लगाई और गंगा पूजन कर जीत की कामना की है। गंगा पूजन के दौरान हरीश रावत के साथ कई तमाम कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हरीश रावत ने आरोप लगाया कि 2017 और 2022 में बीजेपी ने झूठ के आधार पर चुनाव नतीजों को अपने पक्ष में कर लिया था। उन्हें डर है कि एक बार फिर से चुनाव नतीजों को मोड़ने की साजिश रची जा सकती है। कि फिर से कुछ झूठ गढ़ा जाएगा, फिर से धन की शक्ति, शराब की शक्ति इस चुनाव का अपहरण करना चाहती है। भाजपा अब जो है अपने धन बल से, पार्श्विक बल से और शराब के बल से इस चुनाव को अपनी तरफ मोड़ने की दुश्चेष्टा कर रही है। मैं हरिद्वार के मतदाताओं से और उत्तराखंड के मतदाताओं से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप ही हमारा संरक्षण करें। कांग्रेस के एकमात्र पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के लिए चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव है। बेटे की हार जीत हरीश रावत का भविष्य तय करेगी और 2027 विधानसभा चुनाव में फिर एक बार मुख्यमंत्री बनने की चाहत पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। देखिए रिपोर्ट। 2017 में आप मेरी रक्षा नहीं कर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया। अब वोटिंग होगी और रिजल्ट आएंगे। 4 जून का रिजल्ट यहां उम्मीदवारों का भविष्य तय करेगा। वहीं कांग्रेस के एकमात्र पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का भविष्य भी तय होगा। दरअसल हरीश रावत के लिए हरिद्वार में बेटे वीरेंद्र रावत का चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव है। 21 दिन लगातार हरिद्वार में बेटे के प्रचार में लगे हरीश रावत को भी पता है कि हार या जीत बेटे की होगी, लेकिन भविष्य उनका तय होगा। 2017 में हरिद्वार ग्रामीण से मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हारने के बाद आज तक हरीश रावत चुनाव नहीं जीत पाए। 4 चुनाव हारने के बाद इस बार बेटे वीरेंद्र को हरिद्वार लोकसभा से उम्मीदवार बनाया, जबकि बेटी हरिद्वार ग्रामीण से विधायक है। कांग्रेस हाईकमान की तरफ से भी हरीश रावत को संगठन में अभी कोई बड़ी जिम्मेदारी या पद नहीं दिया गया है, जबकि एक वक्त पर हरीश रावत पंजाब असम के प्रभारी रह चुके हैं। यही वजह है कि हरिद्वार में बेटे की जीत और हार हरीश रावत की सक्रिय और चुनावी राजनीति की दशा और दिशा तय करेगी। चुनावी राजनीति को मुझसे कोई पूछेगा कि भाई आप तो वहाँ चल रहे हैं, आप उधर की तरफ को जहाँ अंतिम यात्रा होती है, तो यदि उसके नजदीक कोई चुनाव होगा, मैं कहूँगा जरा सा मैं चुनाव प्रचार कराऊँ फिर जाऊँ। चुनाव लड़ने न लड़ने आदि की सब चीजों का जो है वो निर्णय पार्टी को करना है। वो पार्टी जो निर्णय करेगी उसके अनुसार। जनता का फैसला कुछ भी हो, हरीश रावत सक्रिय राजनीति नहीं छोड़ना चाहते। तो एक बार मुख्यमंत्री बनने की चाहत भी कहीं न कहीं उनके मन में दिखती है। 2017 और 2022 में भी उनकी ये चाहत पूरी नहीं हुई, तो क्या मुख्यमंत्री बनने के लिए 2027 में फिर दांव आजमाएंगे? हालांकि अब उनकी उम्र 78 पार होगी। कुछ लोग में मन में चाहते होती है, लेकिन जो वास्तविकता है, अब हमको अपनी नई पीढ़ी को नेतृत्व सौंपना है। मैं और इस बात को बहुत पहले से खुलासा कर चुका हूँ। मैं जो चतुर्भुज नेतृत्व की बात करता था वो मैंने यूं ही नहीं कही, वो बहुत सोच विचार करके कही। हरीश रावत ना सक्रिय राजनीति छोड़ना चाहते हैं, ना फिर एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी का मोह। पर मुख्यमंत्री रहने के बाद 4 चुनाव हार चुके हरीश रावत जनता के लिए कितने मायने रखते हैं? और परिवार की सियासत को बेटा आगे बढ़ाएगा या हरीश रावत ही राजनीति आगे बढ़ाएंगे?
ये इस बार का लोकसभा चुनाव तय करेगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। हरिद्वार में पूर्व सीएम हरीश रावत की प्रतिष्ठा के चुनाव पर क्या कहना है उनकी बेटी विधायक अनुपमा रावत और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का, सुनिए। लाइन से बाहर होकर भी जो है लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि जनता की सेवा में हमेशा अपना जीवन उन्होंने व्यतीत किया और उनका जो कार्य रहा है वो हम सब के लिए एक रोल मॉडल है। हम लोग उनको देखते हैं, सीखते हैं, उनसे सीखा है हमने और उनका जो रोल है वो हमेशा उत्तराखंड की राजनीति में, देश की राजनीति में हमेशा रहेगा। खास तौर पर बहुत से कार्यकर्ता होने के बाद भी खुद लड़ते एक अलग विषय था, लेकिन फिर अपने परिवार में अपने बेटे के लिए टिकट मांगना और केवल एक सीट पर केंद्रित हो जाना, ये उनके भय को प्रदर्शित करता है और जनता वहाँ भी मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। जनता जानती है कि हरीश रावत जी को जो 2 बार हरिद्वार के लोगों ने हराया है, तो बेटा तो दूर तक कहीं टिकता ही नहीं है। तो आज प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी ने प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। रामनगर में जहां एक और कार्यकर्ता गांव में प्रचार करते नजर आए, तो वहीं पर दूसरी ओर पीरूमदारा में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने एक जनसभा को संबोधित कर पौड़ी से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के लिए वोट मांगे। भी है तो निश्चित रूप में हमें शक्ति चाहिए। यहाँ 5 पांडवों की संस्कृति है और 5 पांडवों को यहाँ से जिता करके हम भेजेंगे। मोदी जी को 5 कमल भेंट करेंगे। 5 सीट हम यहाँ जीतने जा रहे हैं। अल्मोड़ा में बीजेपी प्रत्याशी अजय टमटा ने अंतिम दिन रोड शो किया और बाजार में लोगों से संपर्क करते हुए विकास के लिए बीजेपी को वोट देने की अपील की। अजय टमटा ने कहा कि देश का विकास तेजी से पीएम मोदी ने किया है। तो चुनाव प्रचार अब थम चुका है, लेकिन बीते 1 महीने में बीजेपी के लिए कोई दिन ऐसा नहीं रहा जब पार्टी ने अपने स्टार प्रचारक मैदान में उतारे ना हो और गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह पीएम मोदी की रैली भी हुई। राष्ट्रीय स्तर के 12 नेता और उनकी 38 सभाएं। बीजेपी ने हर विधानसभा में अपने नेताओं की जनसभाएं करवाई। पीएम मोदी ने उत्तराखंड की 5 सीट के लिए जहां गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह जनसभा की, वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बैक टू बैक 2 दिन में 4 जनसभा करने प्रदेश में आए। मुस्लिम वोट बैंक के लिए मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में पार्टी ने शाहनवाज हुसैन की 7 जनसभाएं करवाई। स्मृति ईरानी से नॉमिनेशन के बाद भी वक्त मांगा गया था, लेकिन चुनावी व्यस्तता के चलते वो समय नहीं दे पाई। केंद्रीय नेताओं की अपनी व्यस्तता भी रहती है। हमारे जो टॉप के लीडर थे, नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, ये तो आए। मैं समझता हूँ कि सभी लोग यहाँ आए। केवल 2-3 केंद्रीय नेता जो अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव में व्यस्त थे, अपनी व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए, लेकिन 16 में से 12-13 नेता उत्तराखंड में प्रचार किया। वहीं पार्टी ने प्रचार के आखिरी दिन तक रणनीति बनाई और देहरादून के ढालवाला में मनोज तिवारी की जनसभा करवाई। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की 4, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 1, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 3 जनसभाएं कराई गयी। हमने अपने 12 नेताओं, 15 में से 12-13 नेताओं को लगभग 40 सभाएं हम लोगों ने की हैं, और जिसमें प्रधानमंत्री जी की 2 सभाएं, राजनाथ सिंह जी की 3 सभाएं, आदरणीय योगी जी की 4 सभाएं, जगत प्रकाश नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी 4 सभाएं। यानी पार्टी ने चुनाव में पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जिसके लिए केंद्र से लेकर राज्य के तमाम फायर ब्रांड नेताओं को पहाड़ में उतारा गया। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से मतदान केंद्रों के लिए 67 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया, जिसमें पुरोला, यमुनोत्री, गंगोत्री की पोलिंग पार्टियां शामिल हैं। चमोली में दशोली, जोशीमठ और थराली विकासखंड के लिए 40 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। डीएम ने कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियों को रवाना किया।
अल्मोड़ा में आज 133 पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। जागेश्वर और सोमेश्वर के लिए निकली कुछ पार्टियों को 8 किलोमीटर तक पैदल दूरी भी तय करनी पड़ेगी। हरिद्वार जिले में 861 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिस पर करीब 20 लाख वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उत्तरकाशी के पुरोला में प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। विधायक से लेकर बीजेपी प्रभारी ने गांव-गांव में जाकर बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार किया। अल्मोड़ा में इंडी गठबंधन की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी सहित कई मुद्दों को उठाया गया और कहा कि देश में बदलाव की लहर चल रही है। बागेश्वर में पुलिस और परिवहन विभाग ने शहर में बाइक रैली निकाली और सभी लोगों से मतदान करने की अपील की। जोशीमठ के गंडाई और डुमक गांव के लोगों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। ग्रामीण सड़क की सुविधा नहीं होने से काफी नाराज हैं। रामनवमी के मौके पर योग गुरु स्वामी रामदेव का 30वां संन्यास दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। रामदेव ने कहा कि उन्हें अपनी ही तरह राष्ट्रभक्त और वेद भक्त सन्यासी तैयार किए हैं। कुमाऊं में फायर सीजन में जंगलों में आग की 144 घटनाएं हो चुकी हैं, जबकि 179 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल आग से प्रभावित हुए हैं। पिथौरागढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष के पति वीरेंद्र बोहरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। बोहरा पर जिला पंचायत में ही तैनात इंजीनियर अनिल जोशी ने धमकाने का आरोप लगाया और इंजीनियर की शिकायत पर थाना कोतवाली पिथौरागढ़ में मुकदमा भी दर्ज हो गया। इंजीनियर ने जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा के पति वीरेंद्र बोहरा पर एक फाइल में साइन नहीं करने पर धमकाने का आरोप लगाया है और इसी धमकी की एक ऑडियो क्लिप भी सामने आई है, जिसमें वीरेंद्र बोहरा इंजीनियर को फोन पर धमकाते नजर आ रहे हैं। फाइल पे करने से मेरे यहाँ तो कोई फाइल नहीं पड़ी है। अरे यार फिर मेरे घर में है, फिर वो फाइल है मेरे कमरे में कोई फाइल नहीं है। एक बार बताओ, तुम लोगों कर करके वही है ना, तुम सब तक वहाँ मेहनत करो, किसी की मेरे कमरे पे कोई फाइल नहीं है। अरे वहाँ पता तो पूछते तो फिर तुम इंजीनियर हो यार, तुम कहते भैया फाइलें कहाँ पड़ी है? तो काम है, मैं जो है यहाँ इलेक्शन वाली ड्यूटी जो करूंगा जो है। एक बार बता, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम कोई काम कर रहे हो तो मैंने तुम्हारी नौकरी कराना बोल दूंगा, मैं बता रहा हूँ मैं तुमको। अभी जो है लिख के देता हूँ डीएम मैडम को कि आप मेरे से ऐसी बातें कर रहे हैं। तुम मेरे को धमकी दे रहे हो? मैं धमकी क्या दे रहा हूँ? आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? मैंने कुछ बोला क्या आपसे? मैं जो है अभी उसी आवाज में मत बोल, मैं वहीं आऊंगा। लोकसभा चुनाव कुमाऊं के जंगलों पर भारी पड़ रहा है। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये 100% सच है। असल में कुमाऊं का नॉर्थ डिवीजन पहले ही जरूरी कर्मचारियों की भारी कमी झेल रहा है। ऐसे में चुनाव की ड्यूटी ने जंगलों की आग में हालात और बदतर कर दिए हैं। कुमाऊं के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत जिलों का नॉर्थ डिवीजन जहां वन संपदा से भरपूर है, वहीं इस डिवीजन में आग की घटनाएं भी बरसाती सीजन को छोड़कर जमकर होती हैं। मगर हैरानी इस बात की है कि आग पर काबू पाने के जरूरी साधन तो पहले से ही डिवीजन के पास ना के बराबर थे। ऊपर से चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के कारण हालात जले पर नमक जैसे हो गए। इलेक्शन ड्यूटी में कुमाऊं नॉर्थ जोन से कुल 190 कर्मचारी तैनात किए गए। यही नहीं, इस साल पहाड़ों में बारिश भी नहीं के बराबर हुई है, जिससे आग लगने की घटनाओं में तेजी से इजाफा हो रहा है। हमारा पूरा सर्कल में लगभग 190 करीब स्टाफ का इलेक्शन ड्यूटी में लगे हैं और फायर सीजन को देखते हुए हम एक उपाय है हमारे पास, जो दूसरा डिपार्टमेंट में अन्य श्रमिक भी होता है एंड फायर वॉचर्स भी एंगेज किया जाता है सीजन को देखते हुए। इस डिवीजन में डिप्टी रेंजर के 60 पदों के मुकाबले सिर्फ 35 मौजूद हैं। वन दरोगा के 348 पदों के मुकाबले तैनाती 294 पर है। वन सुरक्षक के 474 पद है, लेकिन तैनाती सिर्फ 295 की है। ऐसे हालात में 190 कर्मचारियों की ड्यूटी इलेक्शन में लगने से हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं।